बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं जवाद यूसुफ हूँ और आप सबको अपने ऑफिशियल चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। ईरान को 72 घंटों के अंदर अंदर एक एटमी क़ुव्वत बनाने की तैयारी मुकम्मल कर ली गई है। पाकिस्तान ने बड़ी जंगें रुकवा दी हैं। इज़राइल जो चाहता था उसमें नाकामी हासिल करना पड़ी है उनको, सिर्फ़ और सिर्फ़ पाकिस्तान की वजह से। पाकिस्तान अगर बीच में ना आता तो मुस्लिम ममालिक की एक-दूसरे के खिलाफ बड़े पैमाने पर बड़ी एक खतरनाक जंग हो सकती थी। पाकिस्तान ने ऐसा क्या किया नाज़रीन, वो आपके साथ डिस्कस करेंगे। बाल नामी बुत जो था, उसके पुतले ईरान के अंदर जलाए जा रहे हैं। इस वक़्त बड़े पैमाने पर न सिर्फ़ एहतजाज हो रहे हैं, बल्कि ईरान में जो एहतजाज हो रहे थे उस पर जब हमले किए गए, तेहरान के अंदर सबसे बड़ी ऑयल रिफ़ाइनरी के ऊपर हमला किया गया, उसके बावजूद तेहरान की अवाम हज़ारों की तादाद में सड़कों पर निकली और नारे तकबीर अल्लाहू अकबर की सदाएँ उन्होंने बुलंद की। ऑफ़िशियल तौर पर उन्होंने अपने जो जितने भी फ़ौजी एहलकार हैं उनको जंग में भेजने का ऐलान कर दिया है। ईरान में, तेहरान में, इस्फ़हान में, मुख्तलिफ़ मकामात पर हज़ारों लाखों की तादाद में जो माएँ हैं, जो बाप हैं, वालिदैन हैं, वो अपने बच्चों को जंग के लिए भेज रहे हैं। इस वक़्त जो है वो जिहाद डिक्लेयर कर दिया गया। आबनाए हरमज़ पर एक अमरीकी जहाज़ ने गुज़रने की कोशिश की, उसको निशाना बनाया गया। इराक में बड़े पैमाने पर कार्रवाइयाँ की गई हैं, कुवैत में बड़े बड़े पैमाने पर कार्रवाइयाँ की गई है। इसके साथ-साथ जो ऑयल रिफ़ाइनरी के ऊपर हमला किया गया था, उसका बदला लिया गया। हाइफ़ा के अंदर मुख्तलिफ़ मकामात को निशाना बनाया गया। नाज़रीन, सिर्फ़ हाइफ़ा को निशाना नहीं बनाया गया, बल्कि हाइफ़ा के अंदर बिल्डिंग्स को निशाना बनाया गया। 200 अमरीकी फ़ौजियों को जहन्नुम वासिल करने की इत्तलात मौसूल हो रही हैं। अमरीकी फ़ौजी दुम दबाकर मशरिक़ वुस्ता से भाग चुके हैं। क्या-क्या मज़ीद डेवलपमेंट्स हुई है, डेवलपमेंट्स की एक लंबी फ़हरिस्त है। ताज़ा तरीन सूरत-ए-हाल क्या है? शाम की सरज़मीन से भी एक ग्रुप ने इज़राइल पर बड़े पैमाने पर हमले शुरू कर दिए हैं। लबनानी मज़ाहिमती तंज़ीम ने भी इज़राइल पर नए हमले किए हैं, जिनके अंदर मल्टीपल कैजुअलिटीज़ की रिपोर्ट होने की इत्तलात मौसूल हो रही है। नाज़रीन, पाकिस्तान की जानिब से बड़ा एक क्रूशल रोल प्ले किया गया, वो भी आपके साथ डिस्कस करेंगे। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान की जानिब से लेटेस्ट स्टेटमेंट सामने आई है। ईरानी फ़ौज ये कह रही है कि जब तक आयतुल्लाह अली ख़ामनाई की शहादत का बदला नहीं ले लिया जाता, तब तक हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। इसके साथ-साथ ईरान के नए सुप्रीम लीडर का नाम भी फाइनलाइज़ हो चुका है। वो नाम क्या है? किसको सुप्रीम लीडर जो है वो बनाया जाएगा? उस हवाले से भी कुछ इन्फॉर्मेशन है, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। इसके साथ-साथ नाज़रीन, जो ईरान की एक नई स्ट्रैटेजी है, 9 लाख हथियार खरीदे हैं। 9 लाख हथियार खरीदे हैं चीन की मदद से। वो कौन से ऐसे हथियार हैं जिसकी वजह से अमेरिका को अरबों डॉलर का एक-एक दिन के हिसाब से नुकसान उठाना पड़ रहा है? 9 लाख वो कौन से हथियार हैं, उन पर भी नाज़रीन आज हम बात करेंगे। और इसके साथ-साथ आयतुल्लाह अली ख़ामनाई शहीद के हवाले से बड़ी एक अहम इन्फॉर्मेशन मौसूल हुई है, उनके बच्चों के हवाले से। वो इन्फॉर्मेशन भी नाज़रीन आज हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। सबसे पहले नाज़रीन बात करते हैं स्टेप वाइज़, हम ये खबरें जो जितनी भी डेवलपमेंट्स रिसेंट्स हुई हैं अभी तक, जो ईरान-इज़राइल जंग की क्या ताज़ा तरीन सूरत-ए-हाल है, आपके साथ शेयर करेंगे। सबसे पहले तो ये कहा जा रहा है कि एक रशियन बैक्ड शाम के अंदर एक ग्रुप मौजूद है, जिन्होंने इज़राइल पर मुबैना तौर पर जो है वो हमला किया है और जो यूएस फ़ोर्सेज़ हैं, उन पर हमला करने की इत्तलात मौसूल हो रही है। शाम के अंदर से एक ऐसा गिरोह जो कि रूस की हिमायत करता था, रूस उसको सपोर्ट करता था, रूस उसको मिलिट्री एड्स फराहम करता था। अब उस ग्रुप ने बड़े पैमाने पर अमरीकी फ़ोर्सेज़ पर हमले शुरू कर दिए हैं। तल अवीव में, गज़ा में, यरूशलेम में, इसमें गोलान हाइट्स में मुख्तलिफ़ मकामात पर हमले किए गए। और गोलान हाइट्स बड़ी एक इम्पॉर्टेंट और स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, जिससे पूरा आपको जो मकबूज़ा फ़लस्तीन का एरिया वो नज़र आता है और इस तरफ पूरा शाम का जो एरिया है वो नज़र आता है। अगर गोलान हाइट्स के ऊपर आपने कब्ज़ा कर लिया तो इसका मतलब पूरा शाम भी आपके जो है वो असर व रसूख में आ जाएगा। पूरे शाम के ऊपर भी आपकी नज़र होगी, क्योंकि मुख्तलिफ़ मकामात के अंदर कोई भी मिलिट्री मूवमेंट अगर होती है शाम के अंदर तो वो वहाँ से नज़र आती है। एक बफर ज़ोन है, बीच का एक इलाका है, एक तरफ गज़ा है, एक तरफ फ़लस्तीन है, दूसरी तरफ जो है इसके वो शाम है। तो उस इलाके तक पर जो है बड़े पैमाने पर ये हालात कशीदा होते हुए दिखाई दे रहे हैं और उस रूसी ग्रुप ने, जो रशियन बैक्ड ग्रुप है, उसने हमला जो है वो कर दिया है। मुबैना तौर पर ये इत्तलात मौसूल हो रही है। नाज़रीन, 72 घंटों के अंदर ईरान को न्यूक्लियर वेपन्स फराहम करने की जो खबरें मुबैना तौर पर ये इत्तलात मौसूल हो रही हैं, ये कहा जा रहा है कि नॉर्थ कोरिया, द वन एंड ओनली कंट्री दैट द यूनाइटेड स्टेट्स इज़ अफ्रेड ऑफ, अमरीकी सदर और अमरीका जैसे एक मुल्क से इस वक्त खौफज़दा हैं। तो नाज़रीन, वो मुल्क जो है, उस मुल्क की जानिब से ये कहा जा रहा है कि 72 घंटों के अंदर अंदर जो है वो ईरान को एटमी हथियार फराहम किए जा सकते हैं। और ये नाज़रीन कहा जा सकता है कि कोई टेस्ट भी किया जा सकता है ईरान की जानिब से।
इन 72 घंटों के अंदर-अंदर कोई बड़ा सरप्राइज़ जो है वो दिया जा सकता है। ईरान के अंदर, तेहरान के अंदर सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी के ऊपर हमला किया जाता है। सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी के ऊपर हमला करने के बाद नाज़रीन, तेहरान की जानिब से, ईरान की जानिब से स्ट्राइक बैक किया जाता है। हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल्स फतह 2 मिसाइल से हमले किए जाते हैं, जिनको इंटरसेप्ट मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है, और कामयाबी से अपने अहदाफ को निशाना बनाते हैं। हाइफा के अंदर एक ऑयल रिफाइनरी है, उसको निशाना बनाने की इत्तलात मौसूल होती हैं। इसके साथ-साथ नाज़रीन, बिल्डिंग्स को निशाना बनाया जाता है। बिल्डिंग्स के अंदर-अंदर नाज़रीन, जो मुख्तलिफ अहम और स्ट्रेटेजिक लोकेशंस हैं, उन तक को निशाना बनाया जाता है हाइफा के अंदर, और इस मर्तबा मल्टीपल कैजुअलिटीज़ की खबरें जो है वो मौसूल हो रही हैं। 48 घंटों के अंदर जो पाकिस्तान का किरदार है, उस पर भी नाज़रीन हम बात करते हैं, लेकिन इसके साथ-साथ हम आपको ये भी बताएँ कि ईरान की जानिब से पीछे ना हटने का ऐलान किया गया। ईरान की जानिब से ऐसा लग रहा है कि जिहाद डिक्लेयर कर दिया गया है। प्रोटेस्ट बड़े पैमाने पर हो रहे हैं, और बाल नामी बुत का जो पुतला है, उसको जलाया जा रहा है, नज़र आतिश किया जा रहा है। ईरानी अवाम के अंदर शदीद गम और गुस्सा जो है वो दिखाई दे रहा है। बाल वही बुत है जिसका नाज़रीन कुरान पाक में भी ज़िक्र है, और कुरान पाक में ज़िक्र करने के साथ-साथ ज़माने क़दीम में बाल नामी ये जो बुत था, जिसके 2 सींग होते हैं, एक ये काऊ की शक्ल में होता है, उसको बच्चों की कुर्बानियाँ और बलियाँ पेश की जाती हैं। एप्स्टीन फाइल्स के साथ हमने इसके जो ताल्लुक को वो अपने पिछले व्लॉग्स में बताया था, डिस्कस किया था कि बच्चों की कुर्बानियाँ इसलिए दी जाती थी ताकि इस बुत को खुश किया जा सके, और फिर इससे उसके बदले में शोहरत ली जाती है, पैसा लिया जाता है, दौलत ली जाती है, और फ़ेम हासिल किया जाता है। तो ये तमाम तर वो चीज़ें हैं जो कि बाल नामी बुत के लिए कुर्बानियाँ देकर, बच्चों की कुर्बानियाँ देकर हासिल की जाती है। दैट्स द रीज़न ईरान के अंदर जो मासूम बच्चियों के स्कूल पर हमला किया गया था, 165 जिसमें मासूम बच्चियाँ शहीद हुई थी, वो भी ये कहा जा रहा था कि इसी बुत को खुश करने के लिए, इसी उनके गॉड को खुश करने के लिए ये इक़दाम उठाया गया था। अब उसी बुत को नाज़रीन जलाया जा रहा है, नज़र आतिश किया जा रहा है, और ईरान की बड़ी आवाम जो है वो सड़कों पर निकली हुई है। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान की जानिब से ये कहा गया है कि हम दोबारा से नहीं चाहते किसी भी मुल्क के साथ जंग, अपने दोस्त भाई ममालिक के साथ जंग नहीं चाहते। अगर एक बात की श्योरिटी हमें दिलाई जाए कि उनकी सरज़मीन इस्तेमाल नहीं होगी हमारे खिलाफ, अगर उनकी सरज़मीन इस्तेमाल होगी तो हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं बचेगा। कुवैत के अंदर अमरीकी अड्डे अल उदैरी बेस पर बड़े पैमाने पर हमले किए गए हैं, और उस हमलों के अंदर जो हाइब्रिड ड्रोन्स और मिसाइल फैसिलिटीज़ जो है, उनको निशाना बनाया गया है। ईंधन के ज़खायर, एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस कमांड मराकज़ को निशाना बनाया गया है। ईरान की जानिब से बड़े पैमाने पर ये हमलों की इत्तलात मौसूल हो रही है। हाइफा के अंदर जो हमने आपको बताया, खैबर शिकन मिसाइल्स, ड्रोन से, फतह 2 मिसाइल से जो है वो हमले किए गए हैं, हाइपरसोनिक मिसाइल से, और जिसको रोकना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन था। उसके अंदर बड़े पैमाने पर जो है कैजुअलिटीज़ की इत्तलात मौसूल हो रही हैं। इसके साथ-साथ नाज़रीन, जो खलीज में एक ऑयल टैंकर है, जिसने बारहा ईरान की जानिब से ये कहा गया था कि आप यहाँ से ना गुज़रें, ना गुज़रें, ना गुज़रें। लेकिन चूँकि खिलाफ वर्ज़ी की वार्निंग के बावजूद उन वार्निंग्स को नज़रअंदाज किया गया, और ड्रोन से बड़े पैमाने पर उस अमरीकी तेल बरदार जहाज़ को निशाना बनाया गया। ईरान की जानिब से एक और चीज़ डिक्लेयर कर दी गई, जिसकी वजह से जिहाद की जो सूरत-ए-हाल है हमें इस वक़्त नज़र आ रही है। ख़ामनेई के कत्ल का बदला लेने तक, उनकी शहादत का बदला लेने तक दुश्मनों के खिलाफ जंग जारी रहेगी। ये ईरानी कौमी सलामती कमेटी की जानिब से ऐलान कर दिया गया है। इसके साथ-साथ नाज़रीन, अगर बात की जाए, चीन इस में जो है वो उतरता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। चीन की जानिब से, चीन के वज़ीर ख़ारिजा की जानिब से स्टेटमेंट रिसेंटली जो जारी की गई है, अमेरिका और इज़राइल को बाज़ आने की धमकी दी गई है। ये कहा गया कि वो बाज़ आएँ, कभी भी ज़ोर-ज़बरदस्ती से रेजिम चेंज नहीं किया जा सकता। अगर उन्होंने ऐसा किया तो उनके कॉन्सिक्वेंसेज़ होंगे, इस इक़दाम के कॉन्सिक्वेंसेज़ होंगे। मतलब इनडायरेक्टली चाइना ये धमकी दे रहा है कि अगर बाज़ ना आए इज़राइल और अमेरिका, फिर चीन को भी इस जंग में कूदना पड़ सकता है। इराक के शहर में भी नाज़रीन हमले किए गए हैं। इराक के शहर बसरा में जो ऑयल कंपनीज़ थी, वो ऑयल कंपनीज़ जो कि अमेरिका को तेल फराहम करती थी, दफ़ातर थे, उनको निशाना बनाया गया। एक खौफ़नाक आग भड़क उठी है इसके बाद। और इसके साथ-साथ नाज़रीन, जो अभी रिसेंटली ईरान की जो ज़बरदस्त स्ट्रैटेजी की बात की जा रही है, वो ज़बरदस्त स्ट्रैटेजी के मुतालिक आपको बताएँगे, लेकिन उससे पहले आपको ये बताएँ कि पिछले 24 से 48 घंटों के अंदर 200 अमरीकी फ़ौजियों को जहन्नुम वासिल करने की इत्तलात मौसूल हो रही है, और ये ईरान का मीडिया इस बात को कोट कर रहा है। जो ईरान की स्ट्रैटेजी की हमने बात की नाज़रीन, इस मर्तबा स्ट्रैटेजी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। स्ट्रैटेजी इंपॉर्टेंट इसलिए होती है क्योंकि जंगों के अंदर अगर आप अपनी स्ट्रैटेजी को मज़बूत रखेंगे, अनएक्सपेक्टेड रखेंगे, तो दैट विल कॉज़ अ सरप्राइज़ एंड पैनिक इन योर एनिमीज़। और अभी जो नाज़रीन ईरान ने किया है, ईरान ने चाइना से 9 लाख के करीब डिकॉयज़ खरीदे हैं। मतलब डिकॉयज़ क्या है? फेक वेपन्स, फेक जेट्स, फेक ड्रोन्स, फेक फैसिलिटीज़ के अंदर जो डिपोज़ वगैरह होते हैं, उनको बनाने के लिए मुख्तलिफ वेपन्स, इक्विपमेंट्स उन्होंने खरीदे हैं। उन फेक वेपन्स को टारगेट करने के लिए मिलियंस ऑफ डॉलर्स के मिसाइल्स और ईरान
के खिलाफ जो अमेरिका है वो बिलियंस ऑफ डॉलर्स ऑन डेली बेसिस खर्च कर रहे हैं, लेकिन इसका नुकसान ईरान को ऑन सिंगल हैंड बिल्कुल भी नहीं हो रहा, क्योंकि उन्होंने तमाम तरह अपने वेपन्स, अपनी फैसिलिटीज़ वो अंडरग्राउंड कर ली हैं। उनके जहाज़, उनके एयर डिफेंस सिस्टम्स अंडरग्राउंड से, सुरंगों से, गारों के अंदर से ऑपरेट हो रहे हैं। और वो अमेरिका किसको निशाना बना रहे हैं? अमेरिका नाज़रीन निशाना बना रहे हैं उन डिकॉयज़ को, उन फेक वेपन्स को, उन फेक इंस्टॉलेशंस को। इसके साथ-साथ पाकिस्तान ने बड़े एक अहम रोल अदा किया, बड़ा एक अहम किरदार अदा किया। वो किरदार क्या था? सऊदी अरब के एक सीनियर जर्नलिस्ट जो है वो ये कहते हैं कि ईरान पर हम हमले के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार थे। सऊदी अरब ईरान के ऊपर हमला करने के लिए तैयार था, अनलेस और अंटिल पाकिस्तान ने उनसे राब्ता नहीं किया। फील्ड मार्शल, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस जनरल सैयद आसिम मुनीर की वहाँ पर मुलाकात होती है, बड़ी अहम मुलाकात होती है प्रिंस से। और उसके अंदर वो ये कहते हैं कि अरामको ऑयल रिफाइनरी के ऊपर जो हमला किया गया था, ईरान वाज़ नॉट बिहाइंड दैट, उसके पीछे इज़राइल मुलव्वस था। तो ये तमाम तर गेम और प्लानिंग जो की जा रही थी, हमने आपको पहले भी बताया था, इज़राइल इसलिए कर रहा है कि एक तो मुस्लिम उम्मा को आपस में लड़वा सके और ऊपर से गल्फ कंट्रीज़ को इतना कमज़ोर कर सके कि कल को वो अपनी ट्रेड ही बहाल ना कर सके और उनको इतना इकोनॉमिक लॉस हो कि वो खड़ा ना हो सके, और उसके लिए फिर उनको रिलाई करना पड़े अमेरिका पे और इज़राइल पे। तो ये सारी वो प्लानिंग थी जो कि जी की जा रही थी, लेकिन पाकिस्तान ने एक्चुअली उस प्लानिंग को न सिर्फ नाकाम बनाया, बल्कि एक बड़े खतरे से, एक बड़ी कशीदगी से और एक बड़े कॉन्फ्लिक्ट से पूरे मिडल ईस्ट को और पाकिस्तान के साथ-साथ इस्लामी ममालिक को एक्चुअली बचा दिया आपस में एक-दूसरे की लड़ाई से। इसके साथ-साथ आईआरएस डीना एम्बैरेसमेंट जो हुई थी, पाकिस्तान ने उसका भी बताया कि ईरान के साथ भारत ने गद्दारी की है। पिछले 48 घंटों के अंदर पाकिस्तान ने बड़ी एक अहम जो है वो रोल प्ले किया इस पूरी जंग के अंदर। अफ़गानिस्तान की सिचुएशन की बात की जाए, 35% जो यूएस इक्विपमेंट था, जो कि यहाँ पर वो छोड़ कर गए थे, अमरीकी हथियार, उन तमाम तर हथियारों को बिल्कुल तबाह व बर्बाद कर दिया गया है, ख़त्म कर दिया गया है। तो ये एक्चुअली पाकिस्तान ने बड़ा एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया इस पूरी जंग के अंदर। और ईरान की जो फ्यूरी थी, ईरान का जो गुस्सा था, गम-ओ-गुस्सा था, वो टोटली जो है इज़राइल की जानिब वो धकेल दिया गया। मुस्लिम ममालिक के ऊपर हमले बड़े पैमाने पर जो है वो कम कर दिए गए हैं। सिर्फ़ उन मकामात पर हमले किए जा रहे हैं जहाँ पर अमरीकी फ़ौजी मौजूद हैं, अमरीकी अड्डे मौजूद हैं। लेकिन अब ईरान ने ये श्योरिटी दी है, अब हमला ईरान नहीं करेगा, कॉन्फ्लिक्ट नहीं चाहता मुस्लिम ममालिक के साथ। बस एक श्योरिटी चाहिए, और वो श्योरिटी ये है कि आप अपने मुल्क की सरज़मीन को हमारे खिलाफ इस्तेमाल ना करें, जो कि हमारा भी असल मसला अफ़गानिस्तान के साथ यही है कि उनकी सरज़मीन हमारे खिलाफ इस्तेमाल ना हो। इस्तेमाल होगी, हम उधर हमला करेंगे, हम उन मकामात को निशाना बनाएँगे, अफ़गानिस्तान की अवाम को नहीं, उन मकामात को जहाँ से ये फ़ितने ऑपरेट हो रहे हैं। सो दैट्स व्हाट ईरान इज़ सेइंग राइट नाउ। आयतुल्लाह अली ख़ामनेई के हवाले से जो हमने आपको बताया, बड़ी एक अहम इन्फॉर्मेशन है, वो भी आपके साथ शेयर करते हैं। मजलिस जो उनकी है, मजलिस ख़बरगान, उनकी जानिब से वो अब फाइनल हो चुका है, नेम फाइनल हो चुका है, और चंद घंटों में या फिर कल एक आध दिन में वो नाम भी मंज़र-ए-आम पर आ जाएगा फाइनल कि किसको सुप्रीम लीडर मुंतखब किया गया है। उसके साथ-साथ नाज़रीन जो आयतुल्लाह अली ख़ामनेई के हवाले से हमने आपको बताया कि एक हकीकत हम आपको बताएँगे। 36 साल का उन्होंने जो है वो सुप्रीम लीडर रहे ईरान के। लेकिन 36 साल के सुप्रीम लीडर, इक़्तिदार और आप जो भी कह लें, एक पावर सँभालने के बावजूद भी उनके अपने एक बेटे के पास अपना एक घर, अपने नाम का घर जो है वो मौजूद नहीं है। तो दिस इज़ कॉल्ड एक्चुअली अ सुप्रीम लीडर। इसलिए उनको रहबर आला और पूरी मुस्लिम उम्मा में एक कदर की निगाह से देखा जाता था, और बड़े पैमाने पर लोग उनको अपना रहबर आला, सुप्रीम लीडर न सिर्फ़ ईरान के अंदर बल्कि ईरान से बाहर भी तसव्वुर करते थे। नाज़रीन, फ़िल वक़्त इतना ही। जैसे कोई मज़ीद डेवलपमेंट्स आती है, आपकी खिदमत में वो डेवलपमेंट्स लेकर हाज़िर होंगे। मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख़्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।